स्टैट्यूट, स्टैट्यूट किसको कहते हैं? किसी भी लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट जो कि रिटन फॉर्म में हो और फॉर्मल हो। मतलब कोई भी लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट या फिर किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर, उसके द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट जो कि रिटन फॉर्म में हो, ओरल ना हो और फॉर्मल हो, मतलब कि उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हो, ऐसा एक्ट स्टैट्यूट कहलाता है। स्टैट्यूट एक प्रकार का लॉ ही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉ, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ। लेकिन इसको नाम स्टैट्यूट क्यों दिया गया है? इसको स्टैट्यूट नाम इसलिए दिया गया है जिससे कि इसको डिस्टिंग्विश किया जा सके ऐसे लॉज से जो कि जुडिशल डिसीजंस द्वारा बनाए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के रेगुलेशंस। तो स्टैट्यूट नाम इसलिए दिया गया है कि इसको डिस्टिंग्विश किया जा सके जुडिशल डिसीजंस से और गवर्नमेंट एजेंसीज के रेगुलेशंस से। अब स्टैट्यूट के पार्ट्स देख लेते हैं। कोई भी स्टैट्यूट हुआ या फिर हम कहें एक्ट हुआ, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं? ये वही पार्ट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट्स में हमने पढ़े थे। एक स्टैट्यूट में टाइटल होता है किसी भी एक्ट में, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ये उसका टाइटल हो गया। प्रीएम्बल वगैरह होता है, हेडिंग्स, डेफिनेशंस होती हैं, सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, मार्जिनल नोट्स भी होते हैं, इलस्ट्रेशंस दिए गए होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, सेविंग क्लॉजेज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स होते हैं, पंक्चुएशन, ये सभी किसी भी स्टैट्यूट के एक्ट के पार्ट्स हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं अब इसकी। ब्लैक्स की लॉ डिक्शनरी ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? अ स्टैट्यूट इज़ अ फॉर्मल रिटन इनैक्टमेंट of the legislative authority that governs a country, state, city और काउंटी। किसी भी कंट्री, स्टेट, सिटी या काउंटी की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जैसे कि कंट्री की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हुई, स्टेट की हुई स्टेट लेजिस्लेचर, मान लो सिटी वगैरह में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह हो गए। तो ऐसे भी किसी कंट्री, स्टेट, सिटी या काउंटी को गवर्न करने वाली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी द्वारा बनाया गया कोई इनैक्टमेंट, कोई भी एक्ट जो कि रिटन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में ना हो और फॉर्मल हो, उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हो, उसको स्टैट्यूट कहते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है ब्लैक्स की लॉ डिक्शनरी द्वारा। ये वर्ड जो है ऑफन इस्तेमाल किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज़, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ द्वारा लॉ है उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके जुडिशल डिसीजंस से और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के रेगुलेशन से। इसलिए ऐसे लॉज को जो कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ द्वारा बनाए गए हैं उनको स्टैट्यूट नाम दिया जाता है। स्टैट्यूट को क्लासिफाई किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? जनरली स्टैट्यूट कैन बी क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू इट्स ड्यूरेशन के बेस पे स्टैट्यूट को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेथड्स के बेस पे, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर ऑब्जेक्टिव के बेस पे। कैसे? जैसे ड्यूरेशन के बेस पे कैसे स्टैट्यूट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, किस किस प्रकार के स्टैट्यूट्स होंगे ड्यूरेशन के बेस पे? टेम्पररी स्टैट्यूट हो सकते हैं, परमानेंट। मेथड के बेस पे जैसे मैंडेटरी स्टैट्यूट्स हुए, डायरेक्टरी। एप्लीकेशन के बेस पे आपका पब्लिक, प्राइवेट स्टैट्यूट। ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्या ऑब्जेक्टिव है स्टैट्यूट का, उसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं हम। जैसे कोई स्टैट्यूट किसी का ऑब्जेक्टिव है कोडिफाई करना, किसी का कंसोलिडेट करना, इस प्रकार ये सभी हो गए ऑब्जेक्टिव के बेस पे स्टैट्यूट्स क्लासिफाई। अब इनको थोड़ा हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेस पे स्टैट्यूट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? जैसे या तो टेम्पररी स्टैट्यूट हुए या फिर परमानेंट और परपेचुअल स्टैट्यूट। टेम्पररी स्टैट्यूट कौन से हुए? जिनमें किसी भी स्टैट्यूट का पीरियड ऑफ ऑपरेशन या फिर उसकी वैलिडिटी फिक्स की गई हो,
कि भाई 1 साल के लिए स्टैट्यूट है, 2 साल के लिए, उसमें फिक्स बता दिया, वह टेम्पररी स्टैट्यूट हुए। जैसे फाइनेंस एक्ट जो है वह टेम्पररी स्टैट्यूट है जो कि हर साल पास किया जाता है। परमानेंट और परपेचुअल स्टैट्यूट कौन से हुए? जहाँ पे कोई ऐसे वैलिडिटी वगैरह या पीरियड ऑफ ऑपरेशन फिक्स नहीं होता, वो तब तक इफेक्टिव रहेंगे जब तक कि कोई फ्यूचर में कोई स्टैट्यूट हो उससे सब्सटीट्यूट ना कर दे या फिर रिपील ना कर दे। वहाँ पे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता परमानेंट में, केवल कोई फ्यूचर स्टैट्यूट जब तक उसको सब्सटीट्यूट या रिपील ना कर दे तब तक वह इफेक्टिव रहते हैं। ऐसे स्टैट्यूट परमानेंट स्टैट्यूट हुए या परपेचुअल स्टैट्यूट। मेथड के बेस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम स्टैट्यूट्स को? जैसे मैंडेटरी या फिर डायरेक्टरी स्टैट्यूट। मैंडेटरी स्टैट्यूट को हम कह सकते हैं इम्पेरेटिव या फिर ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूट भी, जहाँ पे कुछ चीज़ मैंडेटरी हो, कुछ चीज़ ऑब्लिगेटरी हो के करनी है। जैसे इट कंपेल्स परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स, के कुछ चीज़ें करनी है, वहाँ पे कंपेल किया जाता है किसी चीज़ के परफॉर्म करने के लिए, या फिर कोई चीज़ किसी सर्टेन मैनर में कि इस तरीके से ही करनी है, ऐसा कोई स्टैट्यूट हो तो उसे मैंडेटरी स्टैट्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसी भी ट्रांसफ़र डीड का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। यहाँ पे कंपेल किया जा रहा है किसी भी चीज़ को करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी ट्रांसफ़र डीड का मैंडेटरी। तो ये हुआ आपका एक तरीके का मैंडेटरी स्टैट्यूट। डायरेक्टरी स्टैट्यूट कौन से होते हैं? ये केवल डायरेक्ट करते हैं, कोई कंपल्शन नहीं होती कि आपको ये करना ही करना है। एक गोल्डन रूल क्या है पता लगाने के लिए कि स्टैट्यूट मैंडेटरी है डायरेक्टरी? उसमें देखा जाता है कि यदि कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो वह मैंडेटरी हो जाएंगे, अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है तो वह जो है आपके डायरेक्टरी हो जाएंगे। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? यदि हमने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैंडेटरी स्टैट्यूट जो है इसमें हमने कहा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, अगर ट्रांसफ़र डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ट्रांसफ़र डीड इनवैलिड होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वह इलीगल होगी, इनवैलिड होगी, वॉइड होगी। और तो ये होगा एक तरह से मैंडेटरी। यहाँ पे क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और यदि कॉन्सिक्वेंस नहीं होते, मान लीजिए हम कहते हैं ये डायरेक्टरी है, केवल रजिस्ट्रेशन कराइए या नहीं कराइए, कोई आपका कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, कोई वॉइड नहीं होगी आपकी डीड, तो इसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हुए तो एक प्रकार से इसको फिर डायरेक्टरी माना जाता। ये हो गए मेथड के बेस पे। अब देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे। एक हुए आपके पब्लिक स्टैट्यूट, एक हुए आपके प्राइवेट स्टैट्यूट। जो लॉ पब्लिक पॉलिसी के मैटर से डील करते हैं जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, वह पब्लिक स्टैट्यूट कहलाते हैं। जो लॉ आपके इंडिविजुअल मैटर्स से डील करते हैं जिनका पब्लिक अफेयर्स से कोई रिलेशन नहीं होता, वे आपके प्राइवेट स्टैट्यूट होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये इंडिविजुअल मैटर से डील करते हैं ये सभी। और सीआरपीसी, सीपीसी वगैरह हो गए, ये पब्लिक पॉलिसी के मैटर से डील करते हैं, इसलिए इनको पब्लिक स्टैट्यूट कहते हैं। प्राइवेट वाले इंडिविजुअल मैटर से डील करते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बेस पे स्टैट्यूट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। एक हुए आपके कोडिफाइंग स्टैट्यूट। इट कोडिफाइज द लॉ ऑन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इट मेक्स अ कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन्ड लॉ ऑन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इट इज़ एग्जॉस्टिव ऑन मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इट डिक्लेयर्स द लॉ। या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लॉ को कोडिफाई करते हैं, मतलब कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक कंप्लीट और सेल्फ कंटेन्ड लॉ बनाते हैं कोडिफाइंग स्टैट्यूट। यह एग्जॉस्टिव होते हैं जिस मैटर में जिस के रेस्पेक्ट में लॉ बनाया जा रहा है, मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर लॉ बनाया जा रहा है तो एग्जॉस्टिव होगा, उसको डिटेल में अच्छी तरीके से कवर किया जाएगा, वह कंप्लीट होगा, सेल्फ कंटेंट होगा, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें इसी लॉ में कवर की जाएंगी। यह कंप्लीट होगा, सेल्फ कंटेंट होगा, एग्जॉस्टिव होगा, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, आपको बाहर जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वह कोडिफाई करता है इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग हिंदूज़ के बीच में इंटरस्टेट सक्सेशन मतलब यदि किसी ने कोई विल नहीं बनाई है, वसीयत नहीं बनाई है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह उसके वारिसों के बीच में कैसे बांटी जाएगी, इसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट बना है। तो इस
टॉपिक के ऊपर, इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग हिंदूज के ऊपर, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है यह एक कंप्लीट लॉ है, सेल्फ कंटेंट लॉ है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और लॉ को देखने की ज़रूरत नहीं है, और ये एग्जॉस्टिव है। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इस एक्ट में कवर किए गए हैं। यह हुआ आपका कोडिफाइंग स्टैट्यूट। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट कौन से हुए? वह स्टैट्यूट जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जितने भी लॉज हैं उन सबको कलेक्ट करता हो और उन्हें एक लॉ की शेप में रखता हो, उन्हें एक लॉ की शेप देता हो। जैसे कि कंपनीज एक्ट हुआ। अब मान लीजिए किसी एक एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ लिखा हो, बैंकिंग एक्ट में कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हो, कॉर्पोरेट एक्ट वगैरह हुआ कोई, उसके बारे में, उसके अंदर कंपनीज एक्ट के बारे में लिखा हो, तो कंपनीज एक्ट के बारे में अलग अलग जगह कुछ ना कुछ मेंशन्ड है। तो इन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके एक लॉ की शेप दे दी जाए, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन अलग अलग एक्ट्स वगैरह में हों, अलग अलग लॉज में हों, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक शेप दी जाए, एक लॉ की शेप दे दी जाए, उसको कहते हैं कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। इसमें कलेक्ट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं और उनको एक शेप दी जाती है। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट कौन से होते हैं? यदि कोई एक्सप्रेशन है, कोई वर्ड है, उसको कोर्ट कोई स्पेसिफिक मीनिंग देती है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, लेकिन लेजिस्लेचर जो है, कानून बनाने वाले जो हैं, उनको लगता है ये मीनिंग जो दिया गया है यह मीनिंग रॉन्ग है, तो वह एक डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट पास करेगी इसको मीनिंग देने के लिए, इस डाउट को क्लियर करने, रिमूव करने के लिए। इसको कहते हैं डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। व्हेन कोर्ट गिव्स अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अ स्पेसिफिक मीनिंग विच द लेजिस्लेचर फील्स एज रॉन्ग, देन द लेजिस्लेचर पास द डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट टू रिमूव द डाउट। अगर कोर्ट कोई किसी वर्ड को, किसी इस एक्सप्रेशन को कोई मीनिंग देती है जिसको कि लेजिस्लेचर समझती है यह रॉन्ग है, ये गलत मीनिंग दिया गया है, तो वह डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट पास करेगी जो कि इस डाउट को रिमूव कर देगा, वह उसको एक सही मीनिंग दे देगी। एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट क्या होता है? यह किसी एग्जिस्टिंग लॉ, कोई पहले से लॉ कोई एग्जिस्ट करता है उसको सिंपली एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेटरी, किसी लॉ को एक्सप्लेन करने वाला स्टैट्यूट एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट कहलाता है। डिक्लेरेटरी में क्या था? ऊपर जो था ये डिक्लेरेटरी में कोर्ट ने किसी एक्सप्रेशन को मिसअंडरस्टूड कर लिया, गलत फहमी हो गई, उसको मीनिंग गलत समझ लिया, और इसलिए लेजिस्लेचर ने डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट पास किया था उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करने के लिए। एक्सप्लेनेटरी में क्या है? यह केवल किसी एग्जिस्टिंग लॉ को केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। रेमेडियल स्टैट्यूट कौन से होते हैं? जो कि रेमेडी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मदर्स को रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। इनेबलिंग स्टैट्यूट होते हैं, यह स्टैट्यूट पास किए जाते हैं टू इनेबल समथिंग टू बी डन विच वॉज प्रीवियसली फॉरबिडन बाय अ लॉ। किसी लॉ में कोई चीज़ फॉरबिडन है, कि मान लीजिए आप हेलमेट पहन के बिना हेलमेट के कार नहीं चला सकते, अब कोई इनेबलिंग स्टैट्यूट आ जाता है फ्यूचर में, सॉरी बाइक नहीं चला सकते, कार तो चला सकते हैं, हाँ, तो कोई इनेबलिंग स्टैट्यूट आ जाता है फ्यूचर में जो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इनेबल कर दे, जो कि पहले फॉरबिडन था, अब ये इनेबलिंग स्टैट्यूट कह दे कि आप जो हैं बिना हेलमेट के बाइक चला सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम इनेबलिंग स्टैट्यूट। इट इज़ पास टू इनेबल समथिंग टू बी डन विच वॉज प्रीवियसली फॉरबिडन बाय लॉ। डिसेबलिंग स्टैट्यूट क्या हुआ? यह पास किया जाता है टू रेस्ट्रिक्ट, कट डाउन और एब्रोगेट अ राइट कन्फर्ड अंडर ऑर्डिनरी लॉ। किसी लॉ में कोई राइट वगैरह दिया गया है तो डिसेबलिंग स्टैट्यूट के थ्रू उस राइट को क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या कट डाउन कर दिया जाएगा या फिर एब्रोगेट कर दिया जाएगा। ये इनेबलिंग का अपोजिट हुआ। पीनल स्टैट्यूट कौन से हुए? यह स्टैट्यूट जो है, यदि कोई व्यक्ति कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है पब्लिक के अगेंस्ट, तो ये प्रेस्क्राइब करता है पेनल्टी, जैसे फाइन लगाना, उस पर फोरफीचर, इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल में डालना। तो ऐसे स्टैट्यूट जो कि पेनल्टी प्रेस्क्राइब करते हों, पेनल्टी लगाते हों पब्लिक के अगेंस्ट किए गए किसी रॉन्गफुल एक्ट के कारण। पीनल स्टैट्यूट कौन सा हुआ? आईपीसी में पेनल्टी
प्रेस्क्राइब की जाती है, CRPC, इस टाइप के स्टैट्यूट्स हुए आपके पीनल स्टैट्यूट्स। टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट कौन से हुए? जो स्टैट्यूट इनकम या फिर किसी और तरह के ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाते हों, वह टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हुए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट हुआ आपका, ये इनकम पे टैक्स लगाते हैं। GST हुआ, या गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाते हैं। ये इस टाइप के स्टैट्यूट्स हुए आपके टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट। अमेंडिंग स्टैट्यूट, अमेंडिंग का नाम पता लग रहा है, जो चेंजेस लाते हो। इट मेक चेंजेस इन द ओरिजिनली पास्ड स्टैट्यूट टू रेक्टिफाई और टू फुलफिल इट्स पर्पस मोर इफेक्टिवली। कोई स्टैट्यूट है, उसमें कुछ रेक्टिफाई करना हो, कुछ सही करना हो, या फिर वह अपना पर्पस, अपना उद्देश्य जो है और अच्छे से इफेक्टिवली पूरा कर सके, इसलिए उसमें चेंजेस करने हो तो अमेंडिंग स्टैट्यूट लाया जाता है। रिपीलिंग स्टैट्यूट, when an earlier statute or some of its provisions are repealed by a new statute, the earlier statute or provisions become dead or ineffective। कोई पहले कोई स्टैट्यूट है या फिर किसी स्टैट्यूट के प्रोविजंस हैं, तो किसी नए स्टैट्यूट द्वारा, नए कानून द्वारा, या तो पूरा का पूरा स्टैट्यूट ही या फिर उस स्टैट्यूट के कुछ प्रोविजंस को रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसको न्यू स्टैट्यूट को रिपीलिंग स्टैट्यूट्स कहेंगे। अगर कोई स्टैट्यूट रिपील कर दिया जाए या उसके प्रोविजंस रिपील कर दिए जाएं, तो वह स्टैट्यूट या उसके प्रोविजन डेड हो जाएंगे और इनफेक्टिव हो जाएंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट कौन से हुए? जो क्योर करते हो, वैलिडेट करते हो किसी चीज़ को। जैसे इट इज़ पास टू क्योर अ डिफेक्ट इन एनी प्रीवियस लॉ, किसी प्रीवियस लॉ में कोई डिफेक्ट है उसको सही करने के लिए क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट होते हैं। या फिर किसी लीगल प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट होते हैं। या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा कोई एक्शन हो, उसको लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए। इन अ सिचुएशन दैट इफ द लीगल रिकॉग्निशन हैज़ नॉट बीन गिवन देन सच एक्शन वुड बी वॉइड। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, कोई विभाग है, कोई सरकारी विभाग है, उसने कोई ऐसा कार्य किया, कोई ऐसा एक्शन किया, मान लीजिए उसने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ भी कर दिया। अगर यदि गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव वैलिडेटिंग स्टैट्यूट के द्वारा उस एक्शन को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी, तो यह एक्शन वॉइड हो जाएगा। इसलिए इस एक्शन को, मान लीजिए गलत एक्शन को सही करने के लिए, क्योर करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए वैलिडेटिंग स्टैट्यूट पास किया जाता है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा कोई भी ऐसा कोई कार्य कर दिया गया हो जिसको वैलिडेट करना ज़रूरी है, अगर वैलिडेट नहीं किया तो वह वॉइड हो जाएगा। तो इसके लिए वैलिडेटिंग स्टैट्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। यह हो गए आपके स्टैट्यूट।